तो आइए अब हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग हम डाल लेते हैं स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर की परिभाषा कि स्वर की परिभाषा क्या है। लेकिन स्वर की परिभाषा पढ़ने से पहले हम फिर से रिटर्न जाएंगे वर्ण पे, है ना। वर्ण क्या है? तो ध्वनियों का जो संकेत होता है, ध्वनियों का जो चिन्ह होता है या ध्वनियों का जो लिखित स्वरूप होता है उसे ही हम वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण क्या है? ध्वनि, ध्वनि का लिखित स्वरूप। तो ध्वनि जो भी मैं बोल, ध्वनि मतलब आवाज, साउंड, ठीक है। तो मेरे मुख से जो भी निकल रहा है और आपके कानों तक जो भी जा रहा है, आपको जो भी सुनाई दे रहा है, वो सब क्या है? ध्वनि है। अब हम इस बात पे आते हैं कि ये ध्वनि कैसे निकलती है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हमारे मुख से वायु निकलती है, हवा निकलती है, तो उसी से ध्वनि की उत्पत्ति होती है। अब ये बड़ा आपको आश्चर्यजनक लग रहा होगा कि हवा से कैसे ध्वनि उत्पन्न होगी, है ना। तो हमारे अंदर से हवा आती है, पहले वो हमारे कंठ से गुजरती है, गले से गुजरती है, उसके बाद वो हमारे मुख से होकर बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? हवा। और उसी से किसका निर्माण होता है? ध्वनि का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि हवा तो एक ही है, हवा तो एक ही है ना, जो हमारे वायुमंडल में व्याप्त है। तो एक ही हवा जब मुख से बाहर निकलती है तो अलग अलग ध्वनि कैसे निकलती है? हवा तो एक ही है तो ध्वनि भी एक ही होनी चाहिए, लेकिन एक ही हवा से कैसे अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है? तो चलिए आइए इसको समझते हैं एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से, बेस्ट एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल है बांसुरी। तो पहले मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं बांसुरी, जो आप सब जानते होंगे। बांसुरी जिसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। तो ये हो गई बांसुरी, और इसमें मैं नंबर कर देता हूं, ये पहला छिद्र, ये दूसरा छिद्र, ये तीसरा छिद्र, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। अब देखिए हम ध्वनि की उत्पत्ति समझने के लिए बांसुरी को समझ रहे हैं। बांसुरी से हम समझेंगे कि कैसे ध्वनि की उत्पत्ति हवा से ही होती है। और हवा से कैसे होती है? हवा तो एक ही है, तो अलग अलग ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है। तो ये है बांसुरी, आप सब बजाए होंगे, इसको यूज किए होंगे बचपन में, ठीक है। तो एक्चुअल में हम करते क्या है बांसुरी में, एक जो इसका छिद्र होता है, छोटा सा छिद्र होता है, इसे हम अपने मुख के पास रखते हैं और यहां से हवा हम अंदर फूंकते हैं, ठीक है। तो ये हवा है ना, हमने अंदर डाली, क्या अंदर डाली? हवा। तो हवा अंदर जा रही है ना, ये है क्या? हवा, जिसकी मैं बात कर रहा था, हवा या वायु। तो अंदर क्या गया? हवा या वायु, ठीक है। तो हवा या वायु तो एक ही है, लेकिन बांसुरी से अलग अलग ध्वनियां कैसे निकलती है, क्यों निकलती है, इसको समझिएगा। हम करते क्या है, जब भी हम बांसुरी बजाते हैं तो एक काम होता है कि हमने मुख से हवा बांसुरी के अंदर डाली। अब उसके बाद क्या होता है कि जो हवा हमने अंदर डाली है वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगी। हमने फूका, उसमें एक गति है, वेग है, तो वो कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का प्रयास करेगा। अब वो कहां से बाहर निकलेगा? वो इन छिद्रों से बाहर निकलेगा, बहुत सारे छिद्र हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम उस हवा की दिशा को मैनेज करते हैं, परिवर्तित करते हैं अपनी उंगलियों की सहायता से। कैसे? कभी हमने एक छेद को बंद कर दिया, कभी दूसरे को बंद कर दिया, कभी तीसरे को बंद कर दिया, कभी चौथे को, कभी पांचवे को, कभी 2 छेद बंद कर दिया, कभी 3 छेद बंद कर दिया। इससे होता क्या है, हर बार हवा अलग अलग रास्तों से गुजरती है, हवा के गुजरने का रास्ता बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यदि छिद्र 1 को बंद कर दिया तो हवा कहां कहां से निकलेगी? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, है ना। अब यदि मैंने 1 और 2 दोनों को बंद कर दिया, अब वो केवल कहां से निकलेगी? 3 से, 4 से, 5 से। अब यदि मैंने 1, 2 और 3 तीनों को बंद कर दिया तो हवा किससे निकलेगी? 4 और 5 से। तो हम हर बार अपने उंगलियों की सहायता से हवा के गुजरने के रास्ते को बदल रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं। और हर बार जब हवा अलग अलग रास्तों से गुजरती है तो अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो हवा तो एक ही है, लेकिन हवा के गुजरने के रास्ते अलग अलग हैं, और जब रास्ता बदलता है तो ध्वनि भी बदल जाती है। आया समझ में? यही होता है बांसुरी में।
ठीक है, अलग अलग छिद्रों पे हमने अपनी उंगलियां फेरी, हवा के गुजरने का रास्ता बदला और हर बार अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हुई। सेम ऐसा ही होता है हमारे मुख के अंदर में। हमारे मुंह के अंदर से जब हवा बाहर निकलती है तो उस हवा के रास्ते को भी बदला जाता है। सोचिए, बताइए, है ना, हमारे मुख से जब हवा निकलती है तो उसके रास्ते को हर बार बदला जाता है, और जब अलग अलग रास्तों से हवा निकलती है तो अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न होती है। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि बांसुरी में हमने हवा के रास्ते को बदला अपनी उंगलियों से, है ना, उंगलियों के द्वारा छिद्रों को कभी बंद किया, कभी खोला, तो हवा का रास्ता बदला। लेकिन अब ये सवाल ये है कि हमारे मुख के अंदर में कौन हवा के रास्ते को बदलता है, कौन उसको डायरेक्शन बताता है हवा को कि नहीं आप इधर जाओ, नहीं आप इधर जाओ, आप ऊपर से जाओ, आप नीचे से जाओ। तो ये काम करती है हमारी जीवा। जीवा अर्थात जीभ। तो जीभ के द्वारा हमारे मुख से जो हवा निकलने वाली है उसके मार्ग को परिवर्तित किया जाता है, और जब जीवा के द्वारा हवा का मार्ग परिवर्तित किया जाता है और हवा अलग अलग मार्गों से गुजरती है तो अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है ना। तो जीवा काम करता है एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, है ना। ट्रैफिक पुलिस आपने देखा होगा जो सिग्नल पे खड़े होते हैं और लोगों को दिशा निर्देश देते हैं कि आप इधर से जाइए, आप उधर से जाइए। तो ऐसे ही हमारे मुख के अंदर में ट्रैफिक पुलिस कौन है? हमारी जीवा या हमारा जीभ, जो किसको निर्देशित करता है? हवा को निर्देशित करता है ना। कभी बोलेगा कि आप दाएं से जाओ, कभी बोलेगा बाएं से जाओ, कभी बोलेगा ऊपर से जाओ, कभी बोलेगा नीचे से जाओ। और जब जीवा के द्वारा हवा की दिशा को परिवर्तित किया जाता है तो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग तरीके से हवा के गुजरने के कारण विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया कि ध्वनियां कैसे उत्पन्न होती है। लेकिन हम तो क्या पढ़ने वाले थे? स्वर। ठीक है, तो अब स्वर पे वापस आते हैं। तो हर प्रकार की जो ध्वनि है ना, चाहे वो स्वर हो चाहे व्यंजन, वो मुख से हवा के बाहर निकलने से ही उत्पन्न होती है। अर्थात स्वर का उच्चारण होगा तब भी हमारे मुख से हवा बाहर निकलेगी, और जब व्यंजन का उच्चारण होगा तब भी हमारे मुख से हवा बाहर निकलेगी। तो हम ये देखते हैं कि क्या ये दोनों कंडीशंस में कोई डिफरेंस है, अंतर है। अर्थात जब स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर निकलती है तो क्या अंतर होता है, और व्यंजन का उच्चारण करते समय जब हवा हमारे मुख से बाहर निकलती है तो दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को एक साथ देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ेंगे, स्वर को व्यंजन के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो मैं एक कॉलम में लिख देता हूं, यहां पे हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में और यहां पे व्यंजन के बारे में। ठीक है, तो अब देखिए, सोचिए, है ना, होता क्या है कि जब भी स्वर का उच्चारण होता है ना, तो हमारे अंदर से, शरीर के अंदर से हवा मुख से होते हुए बाहर निकलेगी, तो हवा बाहर निकल रही है। ठीक है, व्यंजन में भी यही होगा। दोनों में अंतर यह है कि जब स्वर का उच्चारण होता है तो मुख से बाहर आती हुई वायु को कहीं पे रोका नहीं जाता। मैं मेंशन कर देता हूं, फिर समझते हैं, है ना, कि मुख से निकलती वायु को, सबसे इंपॉर्टेंट, कहीं भी मुख में रोका नहीं जाता। ठीक है, रोका नहीं जाता। तो जब भी स्वर का उच्चारण होगा तो अंदर से जो हवा आ रही है उसे कहीं भी रोका नहीं जाएगा, उसका रास्ता ब्रेक नहीं किया जाएगा। लेकिन जब भी किसी व्यंजन का उच्चारण होता है तो अंदर से आती हुई वायु जो बाहर निकल रही है उसे कहीं ना कहीं पे रोका जाएगा। तो चलिए पहले मेंशन करते हैं, अंदर से आती हुई वायु अर्थात हवा को मुख में कहीं ना कहीं रोका जाएगा। तो ये हो गया सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर स्वर और व्यंजन में, कि जब भी हम किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे
तो अंदर से आती हुई वायु को मुख में कहीं रोका नहीं जाएगा। लेकिन जब भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे, है ना, तो अंदर से आती हुई वायु को मुख में कहीं ना कहीं रोका जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं इसको। एक्चुअली में स्वर क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल, तो वहां पे क्या होता है, यदि कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आ रहा है, कोई मंत्री आ रहा है, मिनिस्टर आ रहा है, तो उसके लिए सिग्नल कभी रेड नहीं होता, उसके लिए सिग्नल हमेशा ग्रीन रहता है, उसको कभी रोका नहीं जाता है, उसके लिए रास्ता हमेशा खुला होता है और वो वहां से आसानी से गुजर जाता है। कौन? इंपॉर्टेंट पर्सन, मंत्री। तो ये जो स्वर है ना, वो भी एक इंपॉर्टेंट वर्ण है ना, ये भी मंत्रियों की तरह, मिनिस्टर की तरह इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी स्वर का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से निकलती है तो उसे कभी भी रोका नहीं जाता। लेकिन बेचारा ये जो व्यंजन है, ये हमारी तरह आम आदमी है ना, तो आम आदमी के साथ क्या होता है, जब भी हम किसी सिग्नल से गुजरते हैं, है ना, तो सिग्नल हो जाता है रेड, थोड़ी देर रेड रहेगा, हमें इंतजार करना पड़ेगा, और इंतजार के बाद जब सिग्नल क्या होता है, ग्रीन, उसके बाद हम वहां से गुजरते हैं। तो वही होता है किसके साथ? व्यंजन के साथ। ये जब भी मुख से, है ना, व्यंजन के उच्चारण करते समय हवा जब भी मुख से बाहर निकलने वाली होती है तो उसे मुख में कहीं ना कहीं पे रोका जाता है, बहुत कम समय के लिए ही सही, बहुत कम, बहुत अत्यल्प समय के लिए, सेकंड के हजारवें हिस्से के लिए ही सही, लेकिन रोका जाता है और उसके बाद उसे जाने दिया जाता है जब किसका उच्चारण होता है? व्यंजन का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस दोनों के बीच में, और इसी से दोनों की डेफिनेशन क्रिएट होगी। स्वर किसे कहते हैं? तो वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से, अर्थात बिना रुकावट के, बिना बाधा के बाहर निकल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। डेफिनेशन बन गई उसकी। फिर उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे हम व्यंजन की, है ना। तो व्यंजन किसे कहेंगे? ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु को मुख में कहीं ना कहीं पे रोका जाता है, तो उस वर्ण को हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो ये हो गया एक डेफिनेशन दोनों का। दूसरा हम देखते हैं, ठीक है। स्वर जो होते हैं वो होते हैं स्वतंत्र। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र। ये पहला हो गया। अब हम देखेंगे दूसरा। स्वर होते हैं स्वतंत्र और इसके अपोजिट जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं परतंत्र। और परतंत्र का मतलब होता है गुलाम। परतंत्र का मतलब गुलाम, ठीक है। अब ये कैसे गुलाम हो गया? व्यंजन गुलाम हो गया, ठीक है। तो कैसे? और स्वर स्वतंत्र है, तो कैसे स्वतंत्र है? तो स्वर इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि जब भी हम किसी भी स्वर का उच्चारण करते हैं, है ना, तो हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो हम यहां पे उसको मेंशन भी कर लेते हैं। स्वर जो है बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं। उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं, ठीक है। हमने यहां पे लिखा कि स्वर जो है वो स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि जब भी उनका उच्चारण होता है तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उनका उच्चारण होता है ना। चलो इसको ट्राई करके देखते हैं प्रैक्टिकली। हम किसी स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे कि मैंने कहा आ। मैंने क्या कहा? आ। तो क्या आ जब मैंने उच्चारित किया तो आपको आ के अलावा और कोई वर्ण सुनाई दिया क्या? नहीं। जब मैंने आ कहा तो केवल सुनाई दिया आ। दूसरा वर्ण लेके देख लेते हैं, ऊ। तो क्या जब मैंने ऊ कहा तो और किसी वर्ण की आवश्यकता पड़ी? किसी स्वर की या किसी व्यंजन की? नहीं। ऊ अर्थात केवल ऊ। ऊ का उच्चारण करते समय केवल आवश्यकता पड़ती है ऊ की, और किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही किसी स्वर की, ना ही किसी व्यंजन की। तो चूंकि जितने भी स्वर हैं उनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए स्वर क्या है? स्वतंत्र है, फ्री है ना। उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। लेकिन ये बेचारा व्यंजन, व्यंजन क्या है? परतंत्र है। परतंत्र है अर्थात गुलाम है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि कैसे ये परतंत्र है, कैसे ये गुलाम है, और गुलाम है तो किसका गुलाम है? तो एक्चुअली में होता क्या है, जब भी हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो किसी न किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती
है ना। इसको मेंशन भी कर लेते हैं, व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है। अब इसको समझते हैं कैसे। भाई जब स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे हैं तो व्यंजन क्यों नहीं बोले जा रहे हैं, इनके लिए क्यों स्वर की आवश्यकता पड़ गई? तो आप ट्राई करके देखिए। जैसे कि व्यंजन है क, व्यंजन क्या क। अब ध्यान दीजिएगा, जब मैंने क कहा तो अंतिम में क्या आया? अ। अंतिम में क्या आया? अ। जब भी आप क बोलेंगे तो अंतिम में क्या आएगा? अ। अब क्या आप बिना अ के क बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। जब भी आप क बोलना चाहेंगे तो आप तभी बोल पाएंगे जब अंतिम में क्या आए? अ। बिना अ के क का उच्चारण नहीं किया जा सकता, है ना। तो वही हमने यहां पे लिखा है कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। तो क वर्ण का उच्चारण कौन से स्वर की सहायता से किया गया? अ की सहायता से किया गया, और उस अ के बिना क का उच्चारण संभव नहीं है। तो क किसका गुलाम हो गया? अ का। इसलिए हमने व्यंजन को क्या कहा? परतंत्र। कि व्यंजन क्या है? परतंत्र है, गुलाम है। किसके गुलाम है? स्वरों के गुलाम है, क्योंकि बिना स्वर की सहायता के किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जा सकता। हम दूसरा व्यंजन ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं प। क्या कहा? प। तो प जब मैं बोल रहा हूं तो आखिरी में क्या आ रहा है? अ। क्या आप बिना अ के प का उच्चारण कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो हर जो व्यंजन है वो किसी न किसी स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, नॉर्मली अ की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कोई मात्रा लगी है या नहीं लगी है। जैसे कि मात्रा लग गया को, है ना, तो को का जब हम उच्चारण करेंगे तो अंतिम में क्या आएगा? ओ स्वर का प्रयोग होगा। तो किसी भी व्यंजन का जब उच्चारण हो तो वो किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। इसीलिए व्यंजन को हम क्या कहते हैं? परतंत्र या गुलाम। जैसे हमने उच्चारण किया ब तो आखिरी में क्या आया? अ। जैसे हमने उच्चारण किया म तो आखिरी में क्या आया? अ। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि हर व्यंजन वर्ण का उच्चारण किसी न किसी स्वर की सहायता से ही किया जा सकता है, स्वर के बिना नहीं किया जा सकता। चूंकि ये इनका उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण स्वर पर निर्भर है, इसलिए हम व्यंजनों को क्या कहेंगे? परतंत्र या गुलाम। तो ये डेफिनेशंस बन गई स्वर की और व्यंजन की, दोनों को हमने साथ में देख लिया। हेडिंग भले हमने स्वर लिखा था लेकिन हमने यहाँ पे कंपेयर करके पढ़ा तो हमने दोनों को पढ़ लिया। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। स्वर किसे कहेंगे? तो स्वर उन वर्णों को कहेंगे जिनका उच्चारण करते समय अंदर से आती हुई वायु जब मुख से बाहर निकलेगी तो उसे कहीं पे रोका नहीं जाएगा। लेकिन व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? तो जब अंदर से आती हुई वायु को मुख पे कहीं ना कहीं पे रोका जाएगा तो किसका उच्चारण होगा? व्यंजन का उच्चारण होगा। या रिवर्स बोल सकते हैं, जब भी व्यंजन का उच्चारण होगा तो अंदर से आती हुई वायु को मुख में कहीं ना कहीं पे रोका जाएगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र, क्योंकि इन्हें बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जा सकता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं? परतंत्र होते हैं, अर्थात गुलाम होते हैं। किसके गुलाम होते हैं? स्वरों के गुलाम होते हैं, क्योंकि इन्हें बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किया जा सकता। तो ये हो गई डेफिनेशन स्वर की भी और व्यंजन की भी। अब आगे हम और पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्वरों को, और हम देखते हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है। वैसे तो हम एक बार देख चुके हैं कि जो स्वर उच्चारण के आधार पे हैं वो कितने हैं? 10। लेकिन लेखन के आधार पे कितने माने गए हैं? 13। लेकिन अब हम अलग अलग आधारों पे स्वरों की अलग अलग संख्या देखेंगे। मानक स्वर जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं केवल 11। कितने माने जाते हैं? 11। फिर एक नया क्वेश्चन आ गया, मानक स्वर कितने हैं? उच्चारण के आधार पे 10, लेखन के आधार पे 13। अब एक नया शब्द आ गया, मानक स्वर कितने हैं? या नॉर्मली अगर सिंपली पूछता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, यहां वहां पे अगर उच्चारण और लेखन शब्द उपयोग नहीं करता है तो स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। अब ये 11 में कौन कौन से शामिल हैं? चलिए आइए देखते हैं।
तो स्वरों की जो मानक संख्या है ना, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं मानक स्वर क्या है। अलग अलग व्याकरणाचार्य अपना अलग अलग तर्क देते हैं और अलग अलग तर्कों के हिसाब से इनकी संख्या भी अलग अलग है ना। तो एक जो और एक तर्क है उसके हिसाब से स्वरों की संख्या 11 मानी जाती है। किस तर्क के आधार पे वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले वो कौन कौन से 11 स्वर हैं उसको यहां पे मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो इन 11 स्वरों, इनकी संख्या हो गई 11, मानक स्वर 11 स्वर, ठीक है। कौन कौन से हैं यहां पे देखते हैं। अ, आ, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ, ए, ओ, औ और आखिरी में है ऋषि का री, ठीक है। कितने हो गए 11। तो एक नॉर्मल सा अगर क्वेश्चन आता है कि स्वर कितने हैं, अगर उसमें मेंशन नहीं किया है कि उच्चारण के आधार पे या लेखन के आधार पे, सिंपली पूछा है स्वर कितने हैं, तो आंसर क्या हो सकता है 11, है ना। मानक स्वर, इसको स्टैंडर्ड संख्या मानी गई है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये 10 तो है ही, उच्चारण में भी शामिल थे। अब लेखन में तो 3 थे, ऋषि का री, अम, अह, लेकिन यहां पे केवल किसको लिया गया है, ऋषि का री। तो 2 कौन से नहीं लिए गए हैं, यहां पे 2 जो नहीं लिए गए हैं वो है अम और अह। अभी दोनों को क्यों नहीं लिया गया है ना, इसको हम समझते हैं। तो जो कुछ व्याकरणाचार्य आए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अलग अलग तर्कों के आधार पे स्वरों की संख्या अलग अलग है, व्यंजनों की संख्या अलग अलग है। तो कुछ व्याकरणाचार्यों ने तर्क दिया इस अम और अह के बारे में कि इन दोनों को स्वर की कैटेगरी में शामिल नहीं करना चाहिए, इनके जो गुण है वो स्वर की तरह नहीं है। ऐसा कुछ व्याकरणाचार्यों ने तर्क दिया, उनके तर्क भी आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को स्वर नहीं माना जाता, और उससे भी खास बात, विशेष बात, कि वो व्याकरणाचार्य इन दोनों को व्यंजन भी नहीं मानते, ना ही स्वर मानते हैं और ना ही व्यंजन मानते हैं, है ना। उन व्याकरणाचार्यों के अनुसार अम और अह का योग, अम और अह ना ही स्वर की कैटेगरी के हैं और ना ही व्यंजन की कैटेगरी के हैं, इसलिए इन दोनों को एक नया नाम दिया जाता है और वो नाम है अयोगवाह वर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल एक क्वेश्चन आएगा, अयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, तो किन्हें कहते हैं, अम और अह को। अयोगवाह क्यों कहा गया, क्योंकि इन दोनों का योग न ही स्वर के साथ होता है न ही व्यंजन के साथ, इसलिए इन्हें कहा गया अयोग, है ना। जिसका योग न स्वर के साथ हो न व्यंजन के साथ हो। क्यों नहीं माना जाता व्याकरणाचार्यों के अनुसार कि ये न स्वर में आएंगे ना व्यंजन में, ये हम देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे अयोगवाह वर्ण के बारे में। यहाँ पे मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, चूंकि इनका योग न स्वर के साथ माना जाता है और न व्यंजन के साथ, इसलिए ये हो गए अयोग, लेकिन फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें कह दिया गया वाह, क्योंकि ये अर्थ वहन कर रहे हैं और इसलिए इनको नाम दे दिया गया अयोगवाह वर्ण। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम का कि अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं, तो अम और अह, जिनको फिलहाल अभी हम स्वरों में शामिल नहीं करेंगे, इनको हटा दिए। लेखन के आधार पे इनको हम शामिल किए हैं, बचपन में हम पढ़ते भी आए हैं कि ये दोनों स्वर हैं, लेकिन फिलहाल अभी मानक स्वर जो हम देखे 11, उसमें इन दोनों को हम नहीं पढ़ेंगे और इनको नया नाम मिला है क्या, अयोगवाह वर्ण। तो इन दोनों को हटा के अब जो बचे हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए चलिए, यहाँ पे ये देखेंगे कि स्वरों को विभिन्न आधारों पे वर्गीकृत किया गया है। स्वरों को बांटा जाएगा, स्वर कितने, तो वैसे तो हमने देखा कि उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या 10, लेखन के आधार पे इनकी संख्या 13, लेकिन मानक स्वरों की संख्या मानी गई है केवल 11। 11 में कौन कौन से शामिल हैं, यहां पे मैं फिर से मेंशन कर लेता हूं। अ, आ, ई बड़ा ई, उ बड़ा उ, ए, ओ, औ और ऋषि का री। तो ये जो 11 स्वर है, अब हम इनको वर्गीकृत करेंगे, बांटेंगे, लेकिन खास बात यह है कि बांटने के बहुत सारे आधार होंगे और अलग अलग आधारों पे अलग अलग कैटेगरी बनेगी स्वरों की। तो ये अलग अलग आधार कैसे, इसको पहले समझिएगा एक दूसरे एग्जाम्पल से। मान लो एक क्लास है,
कक्षा है जिसमें 30 बच्चे हैं, जिसमें कुछ बालक हैं और कुछ बालिकाएं हैं। तो अब ये जो क्लास के जो बच्चे हैं 30, ये नहीं बदलेंगे, वही 30 बच्चे हैं, लेकिन उन्हीं 30 बच्चों को वर्गीकृत करने का आधार बदलेगा। आधार कैसे बदलेगा? मान लीजिए कि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इन्हीं 30 बच्चों को जेंडर के आधार पे, बालक में और बालिका में। तो कितनी कैटेगरी बन जाएगी? 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी बालकों की और एक बालिकाओं की। बच्चे तो वही हैं 30। फिर इन्हीं 30 बच्चों को हम इनके कास्ट के आधार पे डिवाइड करते हैं। तो जब कास्ट के आधार पे डिवाइड करेंगे तो कितनी कैटेगरी बन जाएगी? 4 कैटेगरी, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। बच्चे उतने ही हैं, लेकिन अब कितने भागों में वर्गीकृत हो गए? 4 भागों में। ऐसे ही अब हम उन्हें उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भी बांट सकते हैं, जैसा कि आजकल होता है स्कूलों में कि बच्चों को ग्रेड दिया जाता है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो बच्चे उतने ही हैं, अब उनको उनके ग्रेड के आधार पे 3 हिस्सों में बांट दिए। तो जब हम बांटने का आधार बदलते हैं तो वर्गीकरण भी अलग अलग हो जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे ये जो 11 स्वर हमने देखे, इन्हें अलग अलग आधारों पे हम वर्गीकृत करेंगे। तो वो आधार कौन कौन से हैं, इनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो इनमें से जो सबसे पहला आधार है वो हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो चलिए मेंशन करते हैं उसको। तो हम देखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण, और जो सबसे पहला आधार है वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे, ये हमको समझना है। उत्पत्ति के आधार पर अर्थात स्वरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो स्वरों की उत्पत्ति के आधार पे स्वरों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये जितने हम 11 स्वर देख रहे हैं, इन्हें हम उत्पत्ति के आधार पे कितने हिस्सों में बांटेंगे? 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा कहलाएगा मूल स्वर और दूसरा हिस्सा कहलाएगा संधि स्वर। तो चलिए वर्गीकृत करते हैं। तो ये उत्पत्ति के आधार पे 2 हिस्से हो गए। पहला हो गया मूल स्वर और दूसरा वर्ग हो जाएगा संधि स्वर। तो आइए चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मूल स्वर को। मूल स्वर अर्थात जो ओरिजिनल है और जिनसे बाकी के स्वरों की उत्पत्ति हुई है, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल स्वर हिंदी में कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो हिंदी में मूल स्वरों की, ओरिजिनल स्वरों की जो संख्या है वो 4 है ना। और ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो मूल स्वर जो हैं वो हैं 4, और ये कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और ऋषि का री। तो ये जो 4 हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए मूल स्वर ओरिजिनल। इन्हीं से बाकी स्वरों की उत्पत्ति होती है। कैसे, ये आगे हम देखेंगे। और अब जो दूसरा कैटेगराइजेशन है उत्पत्ति के आधार पे, जो दूसरा वर्ग है ना, वो है संधि स्वरों का। तो हम संधि स्वर किसे कहेंगे? तो नाम से स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? संधि। संधि का मतलब होता है जोड़, योग, मेल। तो जब किसी स्वर की उत्पत्ति 2 स्वरों के मेल से होगी, 2 स्वरों के योग से होगी या 2 स्वरों के जोड़ से होगी, तो उसे ही हम कहेंगे संधि स्वर। तो आइए चलिए हम यहाँ पे देखते हैं संधि स्वर हम किसे किसे कहेंगे। तो संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो हमने देखा उत्पत्ति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। अब इसमें भी जो संधि स्वर हैं वो भी 2 प्रकार के, मतलब मेल से या योग से जो स्वर बनेंगे वो भी 2 प्रकार से बनाए जा सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो संधि स्वर के 2 प्रकार हैं। एक है दीर्घ स्वर और दूसरा कहलाता है संयुक्त स्वर। तो एक संधि स्वर का जो प्रकार है वो कहलाएगा दीर्घ स्वर और दूसरा प्रकार कहलाएगा संयुक्त स्वर। तो आइए समझते हैं कि हम किन संधि स्वरों को दीर्घ स्वर कहेंगे और किन संधि स्वरों को संयुक्त स्वर कहेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर हम किसे कहेंगे? तो जब
एक ही जाति के एक ही प्रकार का स्वर उसी से मिलता है तो उससे जो नया स्वर बनेगा उसे हम नाम देंगे दीर्घ स्वर। अर्थात एक ही जाति का स्वर जब उसी जाति के स्वर से मिलता है ना, तो जो रिजल्ट में आपको जो नया स्वर मिलेगा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्यों दीर्घ कहते हैं ये भी हम देखेंगे। जैसे कि हमने देखा है ये मूल स्वर 4 हैं, इनमें से एक को हम ले लेते हैं ना, ये एक हो गया अ, है ना। अब यदि हम अ में आ को ही जोड़ते हैं, है ना, ये एक ही जाति का है ना, या ऐसा कह सकते हैं जब एक स्वर का मेल उसी स्वर से होता है, एक स्वर का मेल उसी स्वर से होता है तो रिजल्ट में जो मिलता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ क्यों कहा गया इसका भी रीजन है, क्योंकि अ में अ जोड़ने पे आ हो गया, ये बड़ा हो गया, दीर्घ हो गया, इसीलिए इसे हमने नाम दिया दीर्घ स्वर। तो फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, जब किसी स्वर का मेल उसी स्वर से होता है तो जो नया स्वर बनता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इसके कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे कि अगर ई में ई का मेल हो तो रिजल्ट मिलेगा बड़ा ई, ये भी एक प्रकार का दीर्घ स्वर है। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, उ में यदि हम उ को मिलाएं, योग करें, संधि करें तो उससे रिजल्ट मिलेगा बड़ा उ। चूंकि बड़ा उ रिजल्ट मिलेगा, बड़ा मतलब दीर्घ, इसलिए ऐसे स्वर क्या कहलाए, दीर्घ स्वर कहलाए। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, संधि स्वर का एक प्रकार दीर्घ स्वर। अब हम देखेंगे संयुक्त स्वर के बारे में कि संयुक्त स्वर हम किसे कहेंगे और देखेंगे कि दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में क्या अंतर है। तो अभी हमने दीर्घ स्वर में देखा कि एक स्वर का उसी से मेल होता है तो जो रिजल्ट मिलता है वो दीर्घ होता है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर नाम दिया गया है। अब संयुक्त स्वर में क्या होगा कि एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होगा, उसी से नहीं होगा, दूसरी जाति के स्वर से मेल होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि अ का मेल ई से होता है ना, अब ये दोनों तो सेम है नहीं, तो जब अ का मेल ई से होगा तो ऐसे में रिजल्ट मिलेगा ए। तो ये जो ए है ये संयुक्त स्वर का उदाहरण है। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं संयुक्त स्वर के। यदि हम अ में उ को मिलाएं तो इससे रिजल्ट मिलता है ओ, तो ये भी उदाहरण है संयुक्त स्वर का। ये बहुत काम आएगा जब हम पढ़ेंगे संधि। ठीक है, आगे हम देखते हैं और कुछ एग्जांपल। यदि आ में ए मिलाया जाए तो बनता है ए, और यदि आ में ओ मिलाया जाए तो ये दोनों संयुक्त होके बनते हैं औ। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए संयुक्त स्वर के। हमने देखा था कि स्वर 11 हैं, उन्हें उत्पत्ति के आधार पे हमने वर्गीकृत किया। 2 हिस्से किए हमने, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, ओ, री, ये चारों हैं मूल स्वर। फिर हम देखें संधि स्वर। संधि स्वर के भी 2 प्रकार, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यदि एक स्वर का मेल उसी स्वर से होता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। 3 दीर्घ स्वर हैं, आ, बड़ा ई, बड़ा ओ। फिर हमने देखा संयुक्त स्वर, तो इसमें क्या होता है, जब एक स्वर का मेल दूसरे स्वर से होता है, दूसरी जाति के स्वर से होता है, तो जो रिजल्ट में जो स्वर मिलता है उन्हें हम कहते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4, ए, ओ, ए, औ। तो ये टोटल 11 स्वर हो गए। यहां पे 4 स्वर, यहां पे 3, 4, 3, 7 स्वर, और 7, 4, 11 स्वर। तो हमने 11 स्वरों को अभी वर्गीकृत किया उत्पत्ति के आधार पर। आइए चलिए अब हम एक दूसरा आधार देखते हैं इन्हीं 11 स्वरों को वर्गीकृत करने का। तो आइए अब हम देखेंगे स्वरों को वर्गीकृत करने का दूसरा आधार। तो ये दूसरा आधार क्या है, तो अब हम देखने वाले हैं, एक्चुअली में 2 आधार हैं, उन दोनों को हम एक साथ देखेंगे। तो वो 2 आधार कौन कौन से हैं स्वरों को वर्गीकृत करने का। तो पहला आधार है मात्रा के आधार पे और दूसरा है उच्चारण काल के आधार पे। तो चलिए पहले मैं इसे मेंशन कर लेता हूं, उसके बाद आगे हम समझेंगे। इन दोनों को एक साथ हम देखेंगे, है ना। तो दूसरी कैटेगरी में आ गया उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर। तो चलिए आइए इसको समझते हैं, बहुत इजी है। हमने इसमें लिखा उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल, उच्चारण मतलब बोलना, काल मतलब समय। तो किसी स्वर को बोलने में कितना समय लग रहा है, कम या ज्यादा,
इसके आधार पर अर्थात उच्चारण काल के आधार पर भी स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है। और उसके बाद दूसरा है मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर मतलब कितनी मात्राएं लगी है किसी स्वर में। यदि एक मात्रा लगी है तो एक मात्रिक, यदि दो मात्रा लगी है तो द्विमात्रिक, और यदि तीन मात्रा लगी है तो त्रिमात्रिक। तो मात्रा के आधार पे भी स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है। और संयोग से यदि हम इन दो आधारों पे वर्गीकृत करें, उच्चारण काल के आधार पे या मात्रा के आधार पे, तो संयोग से तीन कैटेगरी बनती है, तीन प्रकार होते हैं स्वरों के, है ना, इन दोनों ही आधारों पे। और सेम स्वर हर कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे उच्चारण काल के आधार पे, है ना। तो उच्चारण काल के आधार पे जो स्वर हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहले मैं उनका नाम लिखता हूं, उसके बाद समझेंगे। तो उच्चारण काल के आधार पे जो पहला प्रकार होगा वो है ह्रस्व स्वर, या इसे ही हम लघु स्वर के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया पहला प्रकार। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है वो है दीर्घ स्वर, या इसे ही गुरु स्वर भी कहा जाता है। यह हो गया दूसरा प्रकार उच्चारण काल के आधार पे। और जो तीसरा प्रकार है इसे कहा जाता है प्लूत स्वर। तो ये तीसरा प्रकार हो गया उच्चारण काल के आधार पे। चलिए अब इनको समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो हम ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहेंगे? ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। तो आप नोट कर लीजिएगा, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर किसे कहेंगे? जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, अभी ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं इसको भी हम यहां पे मेंशन कर लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ और ऋषि का री। इन चारों को कहा जाता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। ठीक है, क्योंकि उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय में ये चारों उच्चारित किए जा सकते हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे और आएंगे दीर्घ स्वर में या गुरु स्वर में। अब दीर्घ स्वर या गुरु स्वर हम किसे कहेंगे? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। मतलब अ, ई, उ, री का उच्चारण करने में जितना समय लगा उससे अधिक समय लगेगा किसी भी दीर्घ स्वर या गुरु स्वर के उच्चारण में। ठीक है, तो ये दीर्घ स्वर या गुरु स्वर कौन कौन से होंगे? तो इन चारों को छोड़ के जो भी बचे, ये हमने सारे 11 स्वर यहां पे लिखे हैं। तो चार आप हटा दीजिए, अ हटा दीजिए, ई हटा दीजिए, उ और ऋषि का री, ये चारों तो हो गए ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। इन चारों को छोड़ के जो भी बचे वो सारे क्या कहलाएंगे? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में लघु स्वर या ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है उन्हें हम कहेंगे दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। चलिए आइए मेंशन कर लेते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ। तो ये सारे इसमें आ गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, और आगे यहां पे लिखा हुआ है प्लुत स्वर, है ना। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, प्लुत स्वर किसे कहेंगे, है ना। तो एक सिंपल से डेफिनेशन है, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उस स्वर को हम प्लुत स्वर कहते हैं। कितनी सिंपल से डेफिनेशन है, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये जो प्लुत स्वर है इनका प्रयोग कहां पे होता है ये समझना बहुत आवश्यक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी को पुकारते हैं, है ना, किसी का नाम लेके उसको पुकारते हैं, तो क्या होता है कि हम जो ध्वनि उच्चारित करते हैं, जो स्वर उच्चारित करते हैं, उसमें लगने वाला समय अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब राम जी वनवास में चले गए तो दशरथ जी उनकी याद में उन्हें पुकारते हैं राम, है ना। तो यहां पे क्या हुआ? र में जो आ जुड़ा हुआ है रा, तो इस आ का उच्चारण अधिक समय तक हुआ राम। ठीक है, तो आ का उच्चारण अधिक समय तक हुआ, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय तक हुआ, इसलिए ये राम में जो आ आएगा वो प्लुत स्वर कहलाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन,
जब कोई नाटक हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, तो उसके जो संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, तो उसमें भी यदि हम किसी स्वर का उच्चारण अधिक समय तक करते हैं तो उसे भी हम क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। ये दूसरी कंडीशन हो गई। फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि कोई संस्कृत में मंत्रोच्चारण हो रहा है तो मंत्रोच्चारण में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ओम, है ना, तो जब इस ध्वनि का हम उच्चारण करते हैं तो ओ, ये जो ओ है इसका उच्चारण अधिक लंबे समय तक, अधिक समय तक किया जाता है, तो ओ यहां पे कैसा स्वर हो जाएगा, प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर के हमने तीन कंडीशन देखे। एक तो सबसे पहले नॉर्मल सा डेफिनेशन हमने देखा कि ऐसे स्वर जिसका उच्चारण करने में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे हम कहेंगे प्लुत स्वर। फिर तीन कंडीशन में ये प्लुत स्वर उपयोग में आते हैं। पहले हमने देखा कि यदि हम किसी को पुकारें तो, दूसरा हमने देखा किसी नाटक के संवादों में, तीसरा हमने देखा संस्कृत के शब्दों के मंत्रोच्चारण में भी प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। अच्छा चलिए अब हम देखते हैं कि ये पता कैसे चलेगा कि कहां पे उच्चारण अधिक करना है। भाई यदि हृस्व स्वर है तो उसको तो अ लिख दिए, तो उसका उच्चारण कम करना है। दीर्घ स्वर में आ है तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा, आ, ठीक है। अब प्लुत स्वर कैसे पता चलेगा कि हमें लंबा, बहुत लंबा खींचना है, ज्यादा समय तक उच्चारित करना है। लिखने में कैसे पता चलेगा, बोलने में तो बोल दिए ओम, ठीक है, लेकिन लिखने में कैसे पता चलेगा कि हमें इस स्वर का उच्चारण अधिक समय तक करना है। तो इसके लिए एक नोटेशन बनाया गया है, एक साइन दिया गया है प्लुत स्वर के लिए। कैसे, आइए समझते हैं। तो जैसे राम की ध्वनि को यदि हमें लंबे समय तक उच्चारित करना है, आ का स्वर अधिक समय तक उच्चारित करना है, तो उसके लिए ट्रिपल एस का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से आपने इसे संस्कृत के शब्दों में देखा होगा। तो ये देख के आप समझ जाना कि राम का उच्चारण हमें अधिक समय तक करना है, और उसमें भी कौन से स्वर का उच्चारण, ये जो र के साथ में जो आ जुड़ा हुआ है उसे अधिक समय तक उच्चारित करना है। यहाँ पे ट्रिपल एस लगे हुए हैं, इसका भी तात्पर्य मैं आपको समझाऊंगा, है ना। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या है कि ये जैसे यहाँ पे 3 एस लिखे गए हैं, उसकी जगह में 3 का अक्षर लिखा जाता है जो हिंदी का होता है। जैसे कि ओम, तो ओम को लिखना है और ये बताना है कि ओम हमें लंबे समय तक उच्चारित करना है, तो ये है लिखने का तरीका। तो यहां पे ओ के बाद 3, हिंदी का 3, और उसके बाद म। तो इससे आप समझ जाएंगे कि हाँ, यहां पे आ को अधिक समय तक उच्चारित करना है, यहां ओ को अधिक समय तक उच्चारित करना है। अब यहां पे ये 3 एस, या यहां पे हम 3 क्यों लिखे, ये हम समझेंगे जो दूसरा आधार है बांटने का, मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर भी जो स्वर है उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। कौन कौन से 3 कैटेगरी, है ना, और संयोगवश वो 3 कैटेगरी यही 3 है। नाम अलग आ जाएगा इनका मात्रा के आधार पे, है ना। तो मात्रा के आधार पे हम पहले वाली कैटेगरी को कहेंगे एक मात्रिक, दूसरी कैटेगरी को कहेंगे द्विमात्रिक, और तीसरी कैटेगरी को हम कहेंगे त्रिमात्रिक स्वर। आइए अब इसको समझते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। एक मात्रिक अर्थात जिसमें केवल एक ही मात्रा है, जैसे अ, ई, उ, री, एक ही मात्रा है, इसलिए इसे हमने कहा एक मात्रिक। दीर्घ स्वर या गुरु स्वरों को हमने कहा द्विमात्रिक, अर्थात 2 मात्राओं वाला। क्यों कहा, क्योंकि इनमें 2 मात्राएं हैं। जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये जो है वो दीर्घ स्वर है या संधि स्वर है, जो अ में अ को जोड़ के बना है, तो 2 मात्रा हो गई, इसलिए द्विमात्रिक हो गया। ये जो बड़ा ई है वो छोटा ई और छोटा ई को जोड़ के बना है ना, तो 2 यहाँ पे ई जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी हो जाएगा द्विमात्रिक, है ना। ये जो बड़ा ऊ है इसमें छोटा ऊ और छोटा ऊ अर्थात 2 मात्राएं जुड़ी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, द्विमात्रिक। इसी तरीके से बाकी जो सभी हैं वो क्या है, द्विमात्रिक, है ना। और यहाँ पे, है ना, चूंकि ये त्रिमात्रिक है, इनमें समय ज्यादा लग रहा है, इसीलिए त्रिमात्रिक होने के कारण यहाँ पे एस कितने बने हैं, 3 एस बने हैं, और त्रिमात्रिक होने के कारण यहाँ पे इसके चिन्ह में क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। तो ये हो गया दूसरा आधार स्वरों को वर्गीकृत करने का। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उच्चारण का लिया मात्रा के आधार पे, संयोग से दोनों के आधार पे 3 ही प्रकार हैं। पहला प्रकार हृस्व स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक,
जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या जिसमें केवल एक ही मात्रा के उच्चारण का समय लगता है, उसे हम कहते हैं एक मात्रिक, है ना। 4 है यहाँ पे एक मात्रिक स्वर, अ, ई, ओ, ऋषिका, री। फिर हमने देखा दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या द्विमात्रिक, जिसका तात्पर्य होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे या 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें हम कहेंगे द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। और ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। फिर हमने देखा प्लुत स्वर, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगेगा या 3 मात्राओं का समय लगेगा, उन्हें हम प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर कहेंगे। और इसके ये उदाहरण और ये नोटेशन। तो ये कंप्लीट हो गया उच्चारण काल या मात्रा के आधार पे। आइए अब हम तीसरा आधार देखते हैं स्वरों को वर्गीकृत करने का। और तीसरा आधार है जीभ के आधार पे या जीभा के आधार पे या टंग के आधार पे। चलिए आइए पहले मेंशन करते हैं तीसरा, जीभ के आधार पर। तो अब ये जीभ के आधार पर हम स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में क्या होता है, जब भी स्वरों का उच्चारण होता है, इन 11 स्वरों का उच्चारण होता है, तो जीभ के अलग अलग हिस्से प्रयोग में आते हैं या जीभ के अलग अलग हिस्से एक्टिव होते हैं। तो जीभ को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। जो जीभ का अगला जो हिस्सा है, सामने वाला जो हिस्सा है, जो शीर्ष है, उसे हम नाम देंगे अग्र। क्या नाम देंगे? अग्र, है ना। जो जीभ का जो टिप है उसे हम नाम देंगे अग्र। उसके बाद जीभ का जो मध्य वाला हिस्सा है उसे हम नाम देंगे मध्य, और जीभ का जो पिछला हिस्सा है उसे हम नाम देंगे पश्च। तो जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के अग्र भाग से होता है या जिन स्वरों के उच्चारण करते समय जीभ का अग्र भाग एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, वो स्वर कहलाएंगे अग्र स्वर। जिन भी स्वरों के उच्चारण के समय में जीभ का मध्य भाग एक्टिव होता है या क्रियाशील होता है, उसे हम कहेंगे मध्य स्वर। और जिन भी स्वरों के उच्चारण के समय जीभा का पश्च भाग अर्थात पिछला भाग एक्टिव होता है या क्रियाशील होता है, उसे हम कहेंगे पश्च स्वर। तो इस आधार पे 3 हिस्से हो गए स्वरों के, है ना। चलिए आइए मेंशन करते हैं। तो पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है पश्च स्वर। अब जैसे कि मैंने अभी बताया, डेफिनेशन बहुत इजी है। जब भी किसी स्वर के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग क्रियाशील होगा तो वो कहलाएगा अग्र स्वर। अब हमें बस यही देखना है कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं। तो अग्र स्वर है 4, और वो है ई, बड़ा ई, ए और ए। तो ये चारों हो गए अग्र स्वर, जिनका उच्चारण करते समय जीभा का अग्र भाग क्रियाशील होता है। अब आगे हम देखेंगे मध्य स्वर। तो मध्य स्वर किन्हें कहेंगे? जिनके उच्चारण के समय जीभ का मध्य भाग क्रियाशील होता है, उसे हम कहेंगे मध्य स्वर। और एक ही मध्य स्वर है और वो है अ। अर्थात अ का उच्चारण करते समय हमारी जीभा का मध्य भाग एक्टिव होता है ना, इसलिए अ कहलाएगा मध्य स्वर। अब पश्च स्वर कौन कौन से होंगे? तो पहले तो डेफिनेशन कि जिस भी स्वर का उच्चारण करते समय जीभा का पश्च भाग क्रियाशील होता है, उसे हम पश्च स्वर कहेंगे। कौन कौन से होंगे? तो ये जो अग्र स्वर और मध्य स्वर है, इनको छोड़ के जो भी बचे वो सारे किस में आ जाएंगे? पश्च स्वर में, है ना। तो चलिए मेंशन कर लेते हैं। तो यहां पे आ जाएगा आपका आ, उ, बड़ा ओ, औ, ये सारे हो जाएंगे आपके पश्च स्वर। ठीक है, तो ये हमने वर्गीकरण देखा किस आधार पे? जीभ के आधार पे या जीवा के आधार पे। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पे, है ना। चलिए यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और चौथा आधार देखते हैं हम स्वरों को वर्गीकृत करने का। और जो चौथा आधार है वो है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ठीक है, पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, उसके बाद फिर उसको समझेंगे। मुख द्वार के खुलने के आधार पर
स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार मतलब जब आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो मुख द्वार खुलेगा। कितना खुलेगा, कम ज्यादा, इस आधार पे भी स्वरों को वर्गीकृत किया जाता है। और 4 कैटेगरी है मुख द्वार के खुलने के आधार पे। कौन कौन से, आइए चलिए उनका नाम देखते हैं। तो पहली कैटेगरी है जिसको हम कहेंगे विवृत स्वर, और दूसरी कैटेगरी है अर्ध विवृत, तीसरी कैटेगरी हो जाएगी अर्ध संवृत, स्वर, और चौथी कैटेगरी हो जाएगी संवृत स्वरों की, संवृत स्वर। तो चलिए आइए अब हम इनको समझते हैं कि किसे हम विवृत कहेंगे, किसे अर्ध विवृत, किसे संवृत। तो बहुत सिंपल है। अंग्रेजी में अगर हम देखें तो ज्यादा आसान होगा, हिंदी में थोड़ा टफ हो रहा है समझने में विवृत संवृत, है ना। अंग्रेजी में बड़ा आसान सा इसका मीनिंग है। कैसे हम देखते हैं। विवृत स्वर या विवृत का मतलब हो गया ओपन, ठीक है। विवृत का मतलब क्या है, ओपन, ठीक है। और जो संवृत है उसका मतलब होगा क्लोज, ठीक है। तो विवृत का मतलब ओपन है, तो अर्ध विवृत मतलब हाफ ओपन, हाफ ओपन, ठीक है। संवृत का मतलब चूंकि क्लोज है इसलिए अर्ध संवृत का मतलब क्या होगा, हाफ क्लोज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय आपका मुख पूरी तरीके से खुल जाएगा, वो ओपन हो जाएगा आपका मुख, तो वो स्वर कहलाएगा विवृत स्वर, है ना। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय आपका मुख लगभग बंद हो जाएगा, पूरा बंद नहीं होगा, लगभग बंद हो जाएगा, है ना, लगभग क्लोज हो जाएगा, ऐसे स्वर कहलाएंगे संवृत स्वर। तो ये दोनों को समझना बड़ा आसान है। किसको किसको, विवृत को और संवृत को, है ना। और उसके बाद फिर हम समझेंगे अर्ध विवृत को और अर्ध संवृत को। तो सबसे पहले हम समझते हैं विवृत और संवृत। तो विवृत स्वर किन्हें कहेंगे, जिनके उच्चारण के करते समय मुख पूरा खुल जाएगा, मुख द्वार पूरा खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ऐसा कब होता है, कौन से स्वर के उच्चारण के समय ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा, है ना, कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को आपका मुंह चेक करना होता है ना, तो उसको आपका मुंह चेक करना है, तो वो क्या बोलता है, उसको उसके लिए जरूरी है कि आपका मुंह पूरा खुले, है ना। तो वो आपको क्या बोलता है, आ करो, है ना। तो आ करने से मुंह पूरा खुल जाता है, इसीलिए डॉक्टर आपको कहता है आ करो, ठीक है। क्योंकि आ करने से मुंह पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है। चूंकि आ का उच्चारण करने से मुंह पूरा खुल जाता है, ओपन हो जाता है, इसलिए आ को हम कहेंगे विवृत स्वर, ठीक है। अब इसके बाद फिर हम पहले समझते हैं संवृत स्वर को। संवृत स्वर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुंह द्वार या मुख द्वार लगभग बंद, पूरी तरीके से बंद नहीं होते, लगभग बंद हो जाता है ना, उन स्वरों को हम क्या कहेंगे, संवृत स्वर। लगभग बंद या लगभग क्लोज हो जाता है, उसे हम कहेंगे संवृत स्वर। तो ये संवृत स्वर कौन कौन से हैं, है ना। तो इनको पहले मैं मेंशन करता हूं, फिर इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये चारों जो हैं इन्हें हम कहते हैं संवृत स्वर, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो मुख द्वार है वो कम से कम खुलता है ना, या लगभग बंद रहता है, पूरी तरीके से बंद नहीं, लगभग बंद रहता है। तो अक्सर क्या होता है कि एक कक्षा चल रही है जिसमें टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें अगर कोई शरारती बच्चा है तो वो क्या कोशिश करता है, क्लास को डिस्टर्ब करने का, विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालता है। तो वो इन स्वरों का प्रयोग करता है विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने के लिए, ताकि वो आवाज निकाले भी, लेकिन चूंकि उसके मुख का द्वार पूरा नहीं खुलेगा इसलिए वो पकड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है संवृत स्वर, जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार कम से कम खुलता है। अब इसके बाद आगे जो दो हैं उनको हम देखते हैं, जो बचे हुए हैं। अर्ध विवृत, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हाफ ओपन, अर्थात ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख आधा खुला रहेगा। और अर्ध संवृत, जिसका तात्पर्य होगा हाफ क्लोज अंग्रेजी में, और इसका मतलब होगा ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद हो। तो ये तो लगभग सेम ही है, चाहे हाफ ओपन हो या
हाफ क्लोज, लेकिन हमारे व्याकरणाचार्यों ने इन्हें दो हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, हाफ ओपन एक कैटेगरी बना दी है और हाफ क्लोज एक दूसरी कैटेगरी। तो हमें बस यहाँ पे याद रखना है कि कौन सा हाफ ओपन की कैटेगरी में आएगा और कौन सा स्वर हाफ क्लोज की कैटेगरी में आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्ध संवृत्त या हाफ क्लोज स्वरों को। तो इसमें आते हैं दो स्वर, एक है ए और दूसरा है ओ। ये जो दोनों स्वर हैं ये अर्ध संवृत्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब अर्ध विवृत्त स्वर कौन कौन से होंगे? तो इन सभी को छोड़ के जो बच गए हैं, है ना, वो क्या कहलाएंगे? अर्ध विवृत्त स्वर। तो क्या क्या है? अ, ए, औ, ये तीनों कहलाएंगे अर्ध विवृत्त स्वर। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा मुख द्वार के खुलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण चार प्रकार यहां पे है। पहला विवृत्त, जिसके उच्चारण करते इसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है, इसका एग्जाम्पल है आ। अर्ध विवृत्त, जैसे मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा खुले, हाफ ओपन, इसके एग्जाम्पल। अर्ध संवृत्त, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार आधा बंद हो, क्लोज हो, और इसके ये एग्जाम्पल। और संवृत्त स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार लगभग बंद हो, और इसके ये एग्जाम्पल। और अब हम देखेंगे स्वरों के वर्गीकरण का पांचवा आधार। इससे पहले हमने चार आधार देख चुके हैं। तो पांचवा आधार है ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठों की स्थिति के आधार पर। ओठ मतलब होंठ, है ना, जिन्हें हम होंठ कहते हैं, एक्चुअली में वो क्या है? ओठ, है ना, या अंग्रेजी में जिन्हें लिप्स कहा जाता है। तो जब भी किसी स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो ओठों की स्थिति क्या हो जाती है, इस आधार पे स्वरों को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक कहलाएगा वृत्तमुखी स्वर और दूसरा कहलाएगा अवृत्तमुखी स्वर। आइए मैं मेंशन करता हूं, फिर समझते हैं। पहला कहलाएगा वृत्तमुखी स्वर और दूसरा कहलाएगा अवृत्तमुखी स्वर। तो हम किसे वृत्तमुखी स्वर कहेंगे और किसे अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे? बहुत ही सिंपल है। जिस भी स्वर का उच्चारण करते समय हमारे होंठ गोल हो जाएंगे, वृत्त के समान हो जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे वृत्तमुखी स्वर। जैसे कि जब हम उच्चारण करते हैं ऊ या बड़ा ऊ या ओ या औ, तो इन चारों ही कंडीशन में हमारा जो मुख है या जो हमारे होंठ है वो गोल हो जाते हैं, इसलिए ये स्वर क्या कहलाएंगे? वृत्तमुखी स्वर। तो चलिए यहां पे मेंशन करते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इन चारों का उच्चारण करते समय होंठ गोलाकार हो जाते हैं, इसलिए कहलाएंगे वृत्तमुखी स्वर। और इन चारों को छोड़ के बाकी स्वरों का जब हम उच्चारण करेंगे तो होंठ गोल नहीं होंगे, अर्थात अवृत्त होंगे, इसलिए वो सारे स्वर कहलाएंगे अवृत्तमुखी स्वर। तो जो भी बच गए वो क्या होंगे? अवृत्तमुखी स्वर। आइए कुछ को लिखते हैं यहां पे, जैसे कि अ, आ, ई, बड़ा ई, ए। तो जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारे होंठ हैं वो गोल नहीं होते हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे अवृत्तमुखी स्वर। आइए अब हम दूसरा आधार देखते हैं, अगला आधार देखते हैं, छठवां आधार देखते हैं स्वरों को वर्गीकृत करने का, और वह आधार है हवा के मुख एवं नाक से निकलने के आधार पे। तो पहले मैं यहां पे मेंशन करता हूं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं, समझते हैं। ठीक है, छठवां आधार, और ये छठवां आधार है हवा के नाक से निकलने के आधार पर। ठीक है, तो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, हवा के नाक से निकलने के आधार पर। तो जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन,
तो हवा हमारे अंदर से आती है, कंठ से गुजरती है, गले से गुजरती है और मुख से बाहर निकलती है। तो किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो हवा मुख से बाहर निकलेगी। हर स्वर का उच्चारण करते समय हवा मुख से बाहर निकलेगी। लेकिन कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी बाहर निकलती है ना। तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक स्वर। चलिए आइए लिखते हैं उसको, अनुनासिक स्वर। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि नासिक या नासिका का अर्थ होता है नाक, है ना। तो अनुनासिक से तात्पर्य है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नासिक अर्थात नासिका अर्थात नाक से भी निकलती है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से स्वर हैं उसको हम देखते हैं। तो एक्चुअली में जो भी स्वर है ना, यदि उन सभी का उच्चारण करते समय हवा हम अगर नाक से भी निकालें, मुख के अलावा, मुख से तो निकलेगा ही, तो वो सारे स्वर बन जाएंगे अनुनासिक स्वर, है ना। जैसे यदि हम कहें आम, तो जब मैंने आम कहा तो आ जो स्वर है उसका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकला। लेकिन यदि मैं कहूंगा अंगूर, तो अब जो अ है ना, अ का उच्चारण करते समय या अंगूर का उच्चारण करते समय हवा जो है वो नाक से भी निकली, इसलिए अंग ये कहलाएगा अनुनासिक स्वर। अब बोलने में तो हम बोल दिए, बोलने में पता चल जाता है अंगूर, तो पता चल गया कि अंग का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी निकली है। अब इसे हम लिखे कैसे? तो किसी भी अनुनासिक स्वर को दर्शाने के लिए या किसी भी स्वर में अनुनासिकता दर्शाने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी कहा अंगूर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये इस तरीके से। ठीक है, तो कोई भी अनुनासिक स्वर होगा उसमें क्या बना होगा? चंद्र बिंदु। ठीक है, जैसे कि आ, है ना, आंवला। ठीक है, आम, तो आ, जब आम के लिए जब मैंने आ कहा तो जो हवा है आ का उच्चारण करते समय वो केवल मुख से निकली, नाक से नहीं। लेकिन जब मैंने आंवला कहा तब जो हवा है वो मुख के अलावा नाक से भी निकली, और ये दर्शाने के लिए इसका संकेत बनाया गया है ये चंद्र बिंदु। लेकिन हर जगह पे हम चंद्र बिंदु का या हर स्वर के लिए हम चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं कर सकते। कहां पे नहीं कर सकते देखना, जैसे कि अगर ये ई है तो यहां पे तो हम चंद्र बिंदु का उपयोग कर देंगे। लेकिन यदि बड़ा ई है, ठीक है, बड़ा ई है, अब यदि बड़ा ई का उच्चारण करते समय हमें हवा को मुख के अलावा नाक से भी निकालना है, नाक से भी हवा निकल रही है, तो अब यहां पे उसको डिनोट कैसे करें, बताएं कैसे? तो ये चूंकि ये जो एक्चुअली यहां पे देखना कि जैसे हमने यहां अ लिखा है या ई का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये जैसे ई है ना, तो मैं यहां पे ये जो लाइन खींचता हूं, ठीक है, तो ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सिरोरेखा। ठीक है, मैं फिर से एक बार मेंशन करता हूं, ये ई और ये जो लाइन मैंने खींची इसे कहा जाता है सिरोरेखा। सिर के ऊपर जो रेखा है उसे कहा जाता है सिरोरेखा। अभी जो बड़ा ई होता है उसमें क्या होता है, ये जो सिरोरेखा है उसके ऊपर भी एक मात्रा है। ठीक है, सिरोरेखा के ऊपर भी एक मात्रा है। तो इससे क्या होता है, अब ये सिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा है, अब ऊपर से यदि ये अनुनासिक स्वर है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? चंद्र बिंदु, है ना। तो ये एक तो सिरोरेखा के ऊपर में एक मात्रा है, अब यदि उसमें हम क्या लगाएं? चंद्र बिंदु, तो ये अटपटा दिखेगा। इसलिए क्या किया जाता है, कोई भी स्वर जिसके सिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा है तो वहां पे चंद्र बिंदु का उपयोग न करके केवल बिंदु का उपयोग करते हैं। तो ई अगर बड़ा है तो यहां पे ये केवल हम बिंदु का उपयोग करेंगे अनुनासिकता को प्रदर्शित करने के लिए, है ना। जैसे कि और एग्जांपल ले लेते हैं, ए है, ठीक है, अब ये ए में, है ना, यदि अनुनासिकता हो, यदि ए का उच्चारण करते उसमें हवा मुख के अलावा नाक से भी निकाली जाए, ए, ठीक है, अब इसे लिखे कैसे, है ना। तो हम यहाँ पे चंद्र बिंदु ना लगा के केवल क्या लगाएंगे? बिंदु लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए एक रूल बनता है कि यदि किसी स्वर के सिरोरेखा के ऊपर, है ना, कोई मात्रा है तो ऐसी कंडीशन में अनुनासिकता प्रदर्शित करने के लिए हम चंद्र बिंदु के सिवा या चंद्र बिंदु की जगह केवल एक बिंदु का प्रयोग करते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया अनुनासिक स्वरों के बारे में।
ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी निकलती है। आइए अब हम देखते हैं दूसरी कैटेगरी, है ना, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं निकलती है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? चूंकि हवा केवल मुख से निकलेगी इसलिए उन्हें कहा जाएगा मौखिक स्वर, या उन्हें ही एक और नाम दिया जाएगा निरनुनासिक, निरनुनासिक स्वर, जिसका तात्पर्य है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल मुख से निकली, नाक से नहीं निकली। उन्हें हम या तो मौखिक स्वर कहेंगे या निरनुनासिक स्वर कहेंगे। अब कौन कौन से हैं मौखिक स्वर? तो जिसमें भी चंद्र बिंदु नहीं लगा है या बिंदु नहीं लगा है वो सारे क्या हो जाएंगे? मौखिक स्वर। फॉर एग्जाम्पल अ, आ, ई, शो ऑन। बाकी के जो सारे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर। मैं एक दो और लिख देता हूं, ये आपका बड़ी ई हो जाएगा। चलो सभी को लिख देते हैं, ए, ओ, औ, ऊ और बड़ा ऊ। तो ये हो गया हवा के नाक से निकलने के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण। अनुनासिक स्वर जिनके उच्चारण करते समय हवा मुख के अलावा नाक से भी निकलेगी। इसे प्रदर्शित करने के लिए हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सिरोरेखा के ऊपर में कोई मात्रा है तो चंद्र बिंदु की जगह केवल एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है। मौखिक स्वर या निरनुनासिक स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय हवा केवल और केवल मुख से निकलती है। ये सारे हैं उसके एग्जाम्पल। तो ये हो गया छठवां आधार स्वरों को वर्गीकृत करने का।